हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार पे जीके सुपरफास्ट के इस 16वें भाग में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जीके का सीरीज चल रहा है। इसमें हम जीके का टॉप प्रश्न कर रहे हैं, वो प्रश्न जो एग्जाम में लगभग 1991-92 से जो भी पेपर है उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। ये जो हम करा रहे हैं ये क्वेश्चन बैंक सेट है और वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं जीके का जो लगभग 1991-92 से पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज़ रात 8 बजे आप लाइव जरूर देखिएगा। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 50 जितने भी एक सेट में जितने भी प्रश्न होते हैं, चाहे वो 40 होते हैं, 60 होते हैं, 50 होते हैं, ये रेलवे और एसएससी में पूछे गए प्रश्न है। खासकर रेलवे में ज़्यादातर, क्योंकि ये रेलवे के सेट है तो रेलवे में जितने भी पहले 1991 से किसी में 50 पूछे गए हैं, किसी में 60 पूछे गए हैं, जो भी चाहे सामान्य ज्ञान हो या सामान्य विज्ञान हो, उन सभी के प्रश्न हम करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का पहला प्रश्न के साथ। अगर आप एग्जाम द्वारा चैनल पर नए हैं तो सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी के लिए एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जीके सुपरफास्ट का 16वां भाग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की राजधानी है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है कार निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, कावरती या काचतीवू। तो अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो ये है ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर। ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सिर्फ सेट के प्रश्न कराए जा रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट के सभी प्रश्न हैं, सेट के जो भी 1991 से अभी तक पूछे गए हैं। चलिए दूसरा है, किटकैट के निर्माता है। किटकैट के निर्माता कौन है? ऑप्शन है कैडबरी, नेस्ले, पार्ले या ब्रिटानिया। तो किटकैट के निर्माता कंपनी कौन है? तो ये है ऑप्शन बी, नेस्ले। किटकैट कौन बनाती है? तो ये नेस्ले कंपनी बनाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, थाओ मवेकी, जोसेफ एस्ट्रेडा या एनएल सारिन। तो ये उस समय के क्वेश्चन है। अभी दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अभी है सिरिल रामाफोसा। ये आपको याद रखना है। ये जीके भी करंट अफेयर्स में पूछ लेगा। दक्षिण अफ्रीका के करंट अभी के राष्ट्रपति कौन है, यानी मैं ये हो सकता है ये वीडियो मेरा कोई 2 महीना बाद, 4 महीना बाद, 2 साल बाद देखे, तो उसके लिए मैं बता दूं ये अक्टूबर 2020 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। चलिए ये लगभग मैंने आपको बताया ये 1991-92 से ये सेट शुरू हुआ है। 1991-92 के प्रश्न इसमें। तो उस समय के जब ये सेट पूछा गया था उस समय के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है इसमें से, वो हमें बताना था। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, लेकिन आपको जब भी पूछेगा तो ये पूछेगा वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो उस समय के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे थाबो मवेकी। अभी वर्तमान के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में 2001 ईस्वी में मतलब कलालुंडी के पास पुल के ऊपर एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी। वह स्थान निम्न के बीच है। किसके बीच है? जो कलालुंडी में पुल के ऊपर जो दुर्घटना हुई थी, कब हुई थी? 2001 में। ऑप्शन है सिरानूर और कालीकर, गनलार और किन्नानूर, कालीकट और किन्नानूर या पालघाट और सोलानूर। तो किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी, कालीकट और किन्नानूर के बीच हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि क्या है? अर्जुन पुरस्कार में नगद राशि कितनी दी जाती है? ऑप्शन है 50,000, 10,000, 1,50,000 या 2 लाख रुपया। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1,50,000। ये मैं आपको बता रहा हूँ ये तब का प्रश्न है, ये लगभग 1991-92 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पेराम्बूर में स्थित नहीं है? ऑप्शन है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, करेज एंड बैंगन वर्कशॉप, लोकोमोटिव वर्कशॉप या रेलवे प्रिंटिंग प्रेस। तो कौन है जो पेराम्बूर में स्थित नहीं है? तो ये ऑप्शन डी, रेलवे प्रिंटिंग प्रेस, ये पेराम्बूर में स्थित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को नाश करना, जीवाणुओं के विकास की गति घटाना, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना या जीवाणुओं के जीव द्रव्य का संकुचन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना शीतीकरण का एक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज की गाड़ी नीलगिरी एक्सप्रेस निम्न के बीच चलती है। किसके बीच चलती है? कौन सी गाड़ी? नीलगिरी एक्सप्रेस। इसके ऑप्शन है चेन्नई और ऊटी, चेन्नई और
मेट्टाथलोपन, चेन्नई और सतमंगलम, बंगलोर और कोयम्बटूर। तो किसके बीच चलती है? तो ये चलती है ऑप्शन बी, चेन्नई और मेटापोलोथन। चेन्नई और मेटापोलोथन के बीच चलती है नीलगिरी एक्सप्रेस, और ये बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज की गाड़ी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शहर कर्नाटक में स्थित है? ऑप्शन है कासरगोड, नजगुड, कोडगु या पातकाडु। तो कौन सा शहर है जो कर्नाटक में स्थित है? तो ये है कोटगु। कोटगु कर्नाटक में स्थित है। चलिए, आइजोल कहाँ की राजधानी है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। तो आइजोल मिजोरम की राजधानी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन है एशियाई देश, तेल उत्पादक देश, विकसित देश या विकासशील देश। तो थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो ये किया जाता है विकासशील देश, यानी ऑप्शन डी, विकासशील देश, थर्ड वर्ल्ड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे के कीड़ों का, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है, सॉरी रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है, क्या कहलाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर या सेरीकल्चर। तो रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। हाल ही में तिरुवल्लुवर की लगभग 130 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई। कहाँ स्थापित की गई है? चेन्नई में, मदुरई में, कांचीपुरम में या कन्याकुमारी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो तिरुवल्लुवर की लगभग 130 फीट ऊंची मूर्ति कन्याकुमारी में स्थापित की गई है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? ऑप्शन है गवानी, कावेरी, हेमावती या पालार बांध पे। तो मेट्टूर बांध का निर्माण ये कावेरी नदी पे किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कावेरी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? ऑप्शन है भारती, तिरुवल्लुवर, इलांगो या कारिकलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो ये है इलांगो, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? ऑप्शन है यूएसए में, यूके, हॉलैंड या भारत। तो ग्रीनविच किस देश में है? तो ये है यूके में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता थी। लक्ष्मण की माता कौन थी? ऑप्शन है कौशल्या, देवकी, सुमित्रा या केकई। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और अक्सर ये पूछा जाता है। तो राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता कौन थी? तो ये थी सुमित्रा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सुमित्रा लक्ष्मण की माता थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किसने किया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी अक्सर आता है। ऑप्शन है एलिजाबेथ, मेडोना, रोज गेरी डेक्स्टर या केंट विंसलेट। तो टाइटैनिक जो फिल्म थी उसमें अभिनेत्री का अभिनय किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन डी, केंट विंसलेट, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, एग्जाम द्वारा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये तो अभी हमने ऊपर कर लिया टाइटैनिक, तो केंट विंसलेट ये आपको याद रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, चोल राजा जिसे गंगाई कोंडन कहा जाता है, राजराजन, राजेंद्रन, कुलोत्तुंगन या मुनिनीम, किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्रन को कहा जाता है क्या? गंगाई कोंडन। चलिए अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है क्या? निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, अनहाइड्रेट्स बनाने के लिए जल योजन, ऑक्सीकरण या अपचयन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित कौन सा होता है? ऑप्शन ए निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अब हमारा अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान का, उसी सेट का जो 60 प्रश्न होते हैं, जो 50 प्रश्न होते हैं, उसी में सामान्य विज्ञान का भी इस सेट में जो रेलवे का एग्जाम हुआ था इसमें, तो इसमें सामान्य विज्ञान से भी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। ये चेन्नई आरआरबी चेन्नई का प्रश्न है, आरआरबी चेन्नई सेट में 30/9/2001 का ये सेट है, तो इसमें पूछा गया था
21 से आपको देख सकते हैं 21 से, ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन से इसमें सामान्य विज्ञान पूछा है। चलिए हम इसके भी कुछ प्रश्न कर लेते हैं। कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? ऑप्शन है उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। अगला ऑप्शन है प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है, स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक है, या इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति या स्वयं ही सुधार सकता है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति यह स्वयं ही सुधार सकता है। ये गलत है कंप्यूटर के क्षेत्र में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर या हाइड्रोमीटर। तो किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्टीमीटर का उपयोग, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रेलवे में वो प्रश्न है जो रेलवे में ही पूछे जाते हैं। रेलवे के सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान सभी प्रश्न रेलवे में मिक्स पूछे जाते हैं, तो ये उसमें से प्रश्न है। चलिए, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, संचित ऊर्जा या विखंडित ऊर्जा। तो ऐसे में क्या पाया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 का ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है? उसका चुंबक की घनता, गहनशीलता, संबंधित व्यापकता या पारगम्यता। तो क्या होता है? तो ये होता है पारगम्यता, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ध्वनि तरंगे है। ध्वनि तरंगे क्या है? लंबवत, तिर्यक, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, कभी कभी लंबवत या कभी कभी तिर्यक। तो ध्वनि तरंगे लंबवत होती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छड़ों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जूल का नियम, ओम का नियम, लेंज का नियम या फैराडे का नियम। तो इसको क्या कहा जाता है? इसका कहा जाता है ऑप्शन बी, ओम का नियम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तुलाकार या समान मोटाई का। तो कैमरे में कौन सा लेंस यूज किया जाता है? ये किया जाता है उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में डैश बिट्स होते हैं, 4 बिट, 8 बिट, 630 बिट या 1024 बिट। तो बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो ये होते हैं 8 बिट्स, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है, यानी स्थिर रहता है। वह दिशा है, कौन सी दिशा में स्थिर रहता है? ऑप्शन है पूर्व उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। तो कौन से दिशा में वो स्थिर रहता है? तो वो रहता है ऑप्शन सी, उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय अवधि क्या होता है? घटता है, दुगना होता है, 1/4 हो जाता है या 4 गुना हो जाता है? तो यदि लोलक की लंबाई को 4 गुनी कर दिया जाए तो उसकी घूमने की लंबाई दुगनी हो जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिर उत्तरोत्तर लेंस के द्वारा समान आकार में पाई जा सके? ऑप्शन है लेंस और उसके फोकस के बीच, फोकस पर या फोकस की दुगनी लंबाई पर या अनंतता पर। तो कहाँ रखी जाना चाहिए? तो ये रखा जाना चाहिए ऑप्शन सी, फोकस की दुगनी लंबाई पर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। एक सोर्स प्रोग्राम है। सोर्स प्रोग्राम क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन है एक प्रोग्राम जो मशीनी भाषा में है, एक प्रोग्राम जिसकी मशीनी भाषा में भाषांतर होता है, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? तो ये होता है एक सोर्स प्रोग्राम। क्या होता है? एक प्रोग्राम जिसका मशीनी भाषा में भाषांतर होता है, उसे सोर्स प्रोग्राम
कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 34। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? ऑप्शन है H2SO4, HCl, HNO4 या H3PO4। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पेट के जीवाणुओं को नाश करता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवचूषण करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा या खींचा हुआ धनुष। तो ये मैं बताना किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा, चलती हुई गोली बिल्कुल इसमें गतिज ऊर्जा है, ये चल रही है तो गतिज ऊर्जा है। चलिए बहता हुआ पानी बिल्कुल है, बिल्कुल इसमें भी है गतिज ऊर्जा। और चलता हथौड़ा में भी गतिज ऊर्जा है, उसमें गति है। चलिए किसमें नहीं है ये मैं बताना है। तो खींचा हुआ धनुष, ये एक बार खींचा हुआ है, उसके बाद जब वो रुका हुआ है तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह कथन न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, या न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, या गैलीलियो का नियम है। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगाया जाओ वह गति में नहीं होता, तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दशमलव संख्या 17 का द्विअंकीय पर्याय है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10001। ये इसका 17 का द्विअंकीय अंक होगा। चलिए कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर कौन सी भाषा लेता है? तो 0 और 1, यही दो भाषा समझता है कंप्यूटर। बाकी हम जो भी टाइप करते हैं 1 2 3 4 वो अंदर जाकर मशीनी भाषा में कन्वर्ट होता है, और 0 और 1 के भाषा में कंप्यूटर को मिलता है। चलिए 40 नंबर वाला प्रश्न है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी की जाती है, जो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है, समान रहती है, या 3 गुनी बढ़ जाती है। तो क्या हो जाती है? तो वो हो जाती है 3 गुनी बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन डी। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 3 गुनी बढ़ जाती है। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलॉम। तो विद्युत मात्रा किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है एम्पियर में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न अभी हमने करा दिया एम्पियर। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या 9 न्यूटन। तो कितना होता है? तो 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है, यानी 42 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक्सरे का शोधक था, एक्सरे का शोध किसने किया था? ऑप्शन है आइंस्टीन, WH बंग, रोएंटजन या हेनरी बेकरेल। तो एक्सरे का शोधजनक, एक्सरे का जो उत्पादन किया था वो किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी रोएंटजन ने। चलिए अगला प्रश्न है, नाड़ी द्वारा डॉक्टर, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, क्या ज्ञात करता है? ऑप्शन है रक्तचाप, सांस गति, हृदय की धड़कन या इनमें से कोई नहीं। तो नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या जांच करता है? तो हृदय की धड़कन, यानी ऑप्शन सी जांचा जाता है हृदय की धड़कन। नाड़ी देखकर हम पता करते हैं तो हृदय की धड़कन ज्ञात करते हैं। अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? आयतन, लंबाई, चौड़ाई या क्षेत्रफल। तो इसे क्या कहते हैं? तो अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता की दूरी को लंबाई कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? ऑप्शन है 16 से 18 बार,
30 से 32 बार, 100 से 110 बार या 4 से 8 बार। तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आपने अभी तक एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने बात की नाड़ी स्पंदन मात्रा कौन सा, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? ऑप्शन है गति, स्थानांतरण, बल या वेग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गति। हृदय की धड़कन हम नापते हैं नाड़ी द्वारा। चलिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती किसको? लकड़ी के, मानव अस्थि के, मांस के या त्वचा के। तो एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? तो ये मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन है वाट, डायोप्टर, ऑप्टर या मीटर। तो एसआई इकाई में लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? तो ये ऑप्शन बी डायोप्टर में मापी जाती है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा DOS का अर्थ है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि DOS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है उपकरण संचालन प्रणाली, डेटा संचालन प्रणाली या डिस्क संचालन प्रणाली या प्रणाली संबंधित डेटा। तो DOS का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। LAN लैन प्रयुक्त होता है किसके लिए? लंबे क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, बड़े क्षेत्र के नेटवर्क के लिए या स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए या कम क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। तो ये किसके लिए यूज होता है? तो ये होता है स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 53। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है क्या? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 56 पे। और प्रश्न नंबर हमारा 56 है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का या की डैश। तो क्या होता है? समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या समान बल होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोरीन। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है? तो यह है फ्लोरीन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे क्या? निर्वात ट्यूबों का, ट्रांजिस्टरों का या समाकलित सर्किटों का या कृत्रिम बौद्धिक तकनीक तक का। तो ये क्या यूज करते थे? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज होता था? तो कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का उपयोग होता था, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी होती है? 46, 48, 49 या फिर 50। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है ऑप्शन ए 46। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज के इस सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है। ऑप्शन है 10⁸ मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻16 मीटर या 10⁻20 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है किससे? 10⁻16 मीटर की, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर ले, इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वारा चैनल पे आप मैथ, जीके और रीजनिंग सभी का वीडियो देख सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही जीके ट्रिक्स, मैथ ट्रिक्स और रीजनिंग ट्रिक्स इन सभी का वीडियो भी हमारे एग्जाम द्वारा चैनल पर उपलब्ध है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक
सभी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही हमसे सभी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।